तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे बताने वाला हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चैप्टर नंबर 4 है आपका, जो कि अभी पिछले 3 वीडियोस अपलोडेड हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के, जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि क्या डिमांड होता है और उसकी कैसे कैसे थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है। इसको हम लोगों ने देखा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स पे, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर पे। हम लोगों ने इसको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर में समझा है। अभी हम लोग इस वीडियो में आपके लिए कवर अप करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखो, कभी भी डिमांड की डिग्री को मेजर करना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये चैप्टर बोलता क्या है, देखो ऐसे तो इसके अंदर में बहुत सारे मेथड हैं। एक परसेंटेज मेथड है, दूसरा जिसको हम लोग एक प्रोपोर्शनेट मेथड ही बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्लक्स मेथड के नाम से जानते हैं। फ्लक्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये मेथड दिया है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। फिर आ जाता है ज्योमेट्रिक मेथड, एक ज्योमेट्रिक मेथड भी इसके अंदर में होता है, और एक आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। पर जो ये अभी मैंने दो नाम लिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम टोटल आउटले के नाम से भी जानते हैं, और एक ज्योमेट्रिक मेथड जो मैंने आपको बोला, ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो है क्या? फ्लक्स मेथड, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है उसमें भी आपको बात करूंगा। इलास्टिसिटी मतलब होता है लचक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है कितनी डिमांड जो है वो मेरी इलास्टिक है। कहने का मतलब ये कि जो मेरी डिमांड है वो कितने से चेंज होगी, प्राइस के चेंज होने के चलते, इनकम के चेंज होने के चलते, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के चेंज होने के चलते, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर के चेंज होने के चलते मेरी डिमांड कितने से अफेक्ट होगी। तो या तो प्राइस चेंज हो या तो अदर फैक्टर्स चेंज हो। इनके चेंज होने से मेरा डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज होता है, उस परसेंटेज को रिकॉर्ड करके रखना ही कहलाता है क्या? इलास्टिसिटी। अब ये जो चेंज है, अगर वो प्राइस के चलते चेंज आया, मान लीजिए प्राइस बढ़ गया घट गया, किसके लिए? क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने घटने के लिए, तो ये प्राइस, इसको हम कैसी इलास्टिसिटी बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसी प्रकार से यदि इनकम के हिसाब से, देखो इंपॉर्टेंट क्या है? डिमांड। कौन अफेक्ट हो रहा है? डिमांड। दूसरे देखेंगे हम लोग कि अगर क्वांटिटी डिमांड मेरी अफेक्ट होती है, किसके चलते? इनकम ऑफ द कंज्यूमर के चलते। ऐसी इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? और जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंजेस के आने के चलते जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंजेस होता है, उसका जब हम बिहेवियर देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस क्यों बोलते हैं उसका भी कारण है। मान लो ये प्राइस ऑफ टी है, ये प्राइस ऑफ कॉफी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आप लोग को बता रहा हूं, प्राइस ऑफ कॉफी। अब देखो, ये है डिमांड फॉर टी, ये है डिमांड फॉर। अब प्राइस ऑफ टी के चेंज होने से डिमांड ऑफ कॉफी अफेक्ट होगी, और प्राइस ऑफ कॉफी के अफेक्ट होने से डिमांड ऑफ टी अफेक्ट होगी। एक की प्राइस दूसरे को अफेक्ट करेगी, दूसरे की प्राइस पहले को अफेक्ट करेगी। बन गया ना ये क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसीलिए रिलेटेड गुड्स में लग जाता है क्या? क्रॉस। अच्छी बात यह है आपके लिए खुशखबरी की कि सीबीएसई के क्लास 11 के सिलेबस में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। पढ़ना है सिर्फ क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो भी कौन से मेथड से? तो परसेंटेज मेथड से या प्रोपोर्शनेट मेथड से, जिसको फ्लक्स मेथड बोलते हैं। ना टोटल आउटले मेथड आपके सिलेबस में है, ना ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके सिलेबस में है, ना ही ज्योमेट्रिक मेथड है। सिर्फ कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड बोल लो, या प्रोपोर्शनेट मेथड बोल लो, या फ्लक्स मेथड बोल लो। तीनों ही एक ही नाम है। क्या क्या नाम बोला? परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट और फ्लक्स मेथड। ये तीन आपके सिलेबस में है। वो तीनों नाम सब एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। जैसे आपका घर में कुछ नाम होगा, स्कूल में कुछ नाम होगा, वैसे ही ये इसके नाम है। फ्लक्स ने दिया था इसलिए फ्लक्स मेथड बोलते हैं, या परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। अब ये परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड होता क्या है? वही परसेंटेज और वही प्रोपोर्शनेट मेथड। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इसीलिए
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो है, लेकिन आपको उसके अंदर में सीधा क्या पढ़ाएगा, प्राइस के लिए P लिखते हैं, इलास्टिसिटी और डिमांड के लिए ये लिखते हैं PED। मतलब प्राइस के लिए P, इलास्टिसिटी के लिए E और डिमांड के लिए छोटा सा D। ये लिखने का तरीका होता है प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड को शॉर्टकट में। P सबसे बड़ा, E थोड़ा छोटा, D सबसे स्मॉलर में थोड़ा नीचे। समझ आई बात। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता क्या, इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, फ्लक्स मेथड बोल लो या फिर परसेंटेज बोल लो या फिर प्रोपोर्शनेट बोल लो। अब इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर में ध्यान से देखना बेटा मैं वही देखूंगा क्या कि मेरी प्राइस कितने से बढ़ी घटी, क्वांटिटी को बढ़ाने घटाने के लिए इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी, कि मेरी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। एक्स एक्सिस पे आता है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे आता है प्राइस। अब जो मेरी प्राइस है, मान लो प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतना करता था, डिमांड थोड़ा कम कर देते हैं। प्राइस ज़्यादा थी जब तो मैं डिमांड कम करता था, जब प्राइस P0 पे थी तो डिमांड Q0 करता था। अब जो प्राइस है वो गिर के P0 से क्या हो गई है, P1 हो गई है, प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो बताओ प्राइस जब कम होती है तो इंसान डिमांड क्या कर देता है, भाई सस्ता मिलेगा तो ज़्यादा खरीदोगे, तो क्वांटिटी उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये डिक्रीज इन प्राइस के चलते क्या हो गया, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। और अब मैं अगर बोलूं कि यदि जो ये चेंज आया है ये परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस निकाल दूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यदि फ्लक्स मेथड से बोलूं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में PD लिख रहा हूं, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कितना मेरा परसेंटेज का चेंज आया इन क्वांटिटी डिमांड में। ध्यान से सुनना, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस के चलते, प्राइस के चलते कितना परसेंटेज से डिमांड अफेक्ट हुआ, उसी प्रपोर्शन को, अब भाई ये दोनों का फ्रैक्शन बन गया मतलब प्रपोर्शन हो गया, तो उसी प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखो इसको और अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल देके। अब मैं अगर जैसे बोलता हूँ कि मान लो मेरी जो प्राइस है वो कम हो गई, जो मेरी प्राइस है वो कम हो गई, कितने से मेरी प्राइस कम हो गई, मान लो मेरी प्राइस 20% से कम हो गई। पहले प्राइस थी, मैं इसको एग्जांपल भी देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ, पहले मेरी प्राइस थी 100 रुपये, तो मैं कितना डिमांड करता था, 100 किलो, ठीक है। अब जो मेरी प्राइस है वो 100 रुपये से गिर के कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई पर केजी। तो मैं क्या करने लगा, उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया और कितना खरीदने लगा, उसको 200 किलो खरीदने लगा, ठीक है। इसको 200 किलो मत करो, इसको 150 किलो करो, 150 केजी करो, ठीक है। नहीं तो क्या है वो सेम परसेंटेज आ जाएगा, तो तुमको समझ नहीं आएगा। अब मेरी प्राइस कम हुई तो डिमांड मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ये समझ आया। अब देखो प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ, यदि ये मुझे निकालना है, भाई मेरे पास प्राइस है कितनी, देखो हमेशा पुरानी प्राइस कितनी थी 100, तो पुरानी प्राइस को हम लोग बोलते हैं P0। कभी भी जब भी आप लोग पुरानी प्राइस लिखेंगे उसको हम लोग बेस ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। P0 हमारी कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। और Q0 क्वांटिटी के लिए, बेस ईयर प्राइस के लिए P0 लिखते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी के हम लोग Q0 लिखते हैं। अब Q0 हमारा कितना था, जब प्राइस 100 रुपये थी तो क्वांटिटी हम कितना किलो लेते थे, 100 किलो लेते थे। और जब हमारी करंट ईयर की, अभी की जो तत्कालिक प्राइस है उसको हम लोग P1 बोलते हैं। अभी प्राइस कितनी हो गई P0 से P1 में 50 रुपये हो गई। जब उसकी क्वांटिटी कितनी कर दी हमने, Q0 से Q1 में, Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। बेस ईयर प्राइस को P0, बेस ईयर क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर प्राइस को P1, करंट ईयर क्वांटिटी को Q1। अब जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी, 150 kg हो गई। अब ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। मुझे निकालना है पहले प्राइस का परसेंटेज। हमेशा याद रखना परसेंटेज चेंज
इन इट्स प्राइस निकालना है। ऊपर में फॉर्मूला ये दिया ना, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन इट्स। देखो बेटा, ये जो डेल्टा लिखा हूं ना, इस डेल्टा को हम लोग बोलते हैं चेंज। तो मैं ऐसा शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं, अगर मैं परसेंटेज ये डेल्टा बनाया तो इसको डेल्टा नहीं पढ़ेंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे इसको, चेंज। परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जितना भी चेंज आया है क्वांटिटी में अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा, Q0 इंटू 100, ऐसे निकलता है परसेंटेज चेंज। अब ये परसेंटेज चेंज जो है ये कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q0, करंट ईयर क्वांटिटी माइनस बेस ईयर क्वांटिटी। तो निकल जाएगा कितना चेंज आया। करंट ईयर क्वांटिटी कितनी है, 150 किलो। बेस ईयर क्वांटिटी कितनी है, 100 किलो। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई। करंट ईयर क्वांटिटी कितनी है 150, Q1, Q0 कितना है 100। तो चेंज इन क्वांटिटी, ये वाला जो चेंज है ये कितना आ गया, कितना किलो आ गया, 50 किलो का क्या आ गया, चेंज इन क्वांटिटी आ गया कि नहीं। चेंज को डेल्टा लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या बोला, समझ आया भाई, कि भाई करंट ईयर की जो क्वांटिटी वो 150 किलो है और बेस ईयर क्वांटिटी कितनी थी 100, तो 150 माइनस 100, Q1 माइनस Q0, तो क्या निकल गया, चेंज इन क्वांटिटी कितना निकल गया, 50 किलो निकल गया। अब चेंज इन क्वांटिटी कितना है 50 किलो, बेस ईयर क्वांटिटी कितनी है Q0, Q0 कितनी है बेस ईयर क्वांटिटी 100 किलो इंटू 100। तो ये मेरा निकल जाएगा कितने से मेरा परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी में, मतलब मेरी क्वांटिटी 100 से ये जो 150 किलो हुई है तो कितने परसेंट से मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, परसेंटेज में आ जाएगा। देखो बेस ईयर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100 करने से मेरा वो निकल जाएगा कि मेरी क्वांटिटी 100 से 150 जो हुई है वो कितने प्रतिशत से बढ़ी 100 के ऊपर में, कि मेरा 150 आ गया। क्या बोला मैं, कितने परसेंट से मेरी कीमत बढ़ी जो 150 आ गया। ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 51, 52 जा 2 1 जा और ये 50। तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% से मेरा क्या हुआ है, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड हुआ है 50% से। तो मेरे कितने परसेंटेज से जो ये क्वांटिटी वो बढ़ी, 50% से। देखो ना 100 से 150 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया ना। तो 50% से मेरी क्या बढ़ गई, क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि मेरी प्राइस चेंज हुई थी। अब प्राइस कितने से चेंज हुई थी ये निकालने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, जैसे मैं परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी निकाला हूं वैसे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ये कैसे निकल जाएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अब चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, P1 माइनस P0। क्या समझ आ रहा है मेरी बात। अब P1 कितना है आप लोग का, तो P1 आपको ध्यान से देखो 50 रुपए, P0 कितना है 100। ऐसा मत कर देना तुम 100 माइनस 50, बड़े माइनस छोटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, करंट ईयर माइनस बेस ईयर से चेंज निकलता है। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकला, P1 माइनस P0। P1 कितना है बेटा बताओ, 50 रुपीज, P0 कितना है 100 रुपए। तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया, माइनस 50 रुपीज। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, ये वाले फॉर्मूले में चेंज इन प्राइस कितना आ गया, माइनस 50। चेंज इन बेस ईयर प्राइस कितना था, बेस ईयर प्राइस कितना था, देखो बेस ईयर प्राइस P0 कितना था, 100 रुपीज था इंटू 100। अब क्या हो जाएगा अब इसको 1 जा, ये 2 1 जा, ये क्या आ गया माइनस 50%। मतलब माइनस 50% से जो है वो मेरी क्वांटिटी प्राइस घटी, मतलब मेरी प्राइस देखो माइनस मतलब घटी ना, घटी इसलिए कैसा सिंबल आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो मेरी प्राइस जो है वो माइनस 50% से घटी, तो मेरी क्वांटिटी प्लस 50% से बढ़ गई। तो कितने परसेंटेज से मेरी क्वांटिटी बढ़ी, चेंज इन प्राइस के चलते। तो मेरी क्वांटिटी बढ़ी है कितने परसेंट से, 50% से। जब मेरी प्राइस जो कितने से चेंज हुई, 50% से माइनस 50। और प्राइस इलास्टिसिटी का खुद का माइनस फॉर्मूला होता है, पूछो क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स और नेगेटिव, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और इसी इनवर्स और नेगेटिव के लिए ये क्या लग जाता है, सिंबल माइनस का लग जाता है। तो इसका मतलब फॉर्मूले का खुद का एक माइनस साइन है। तो बताओ यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई, माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, और ये जब कट गया तो कितना बचा 1। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी आ गई,
वन मतलब हम इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये जो मैंने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला है ये 5 टाइप के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोला मैं? परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। ये 5 टाइप होते हैं। ये पांचों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पांचों टाइप के बारे में कि ये क्या 5 टाइप्स है या क्या 5 डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फिलहाल आपको मैंने क्या समझाया, ये फॉर्मूला क्या आपको समझ में आया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? कोई पूछे तो इस फॉर्मूले को देख के आप डेफिनेशन बना सकते हो। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसके बीच में डिग्री चेंज हो रही है? इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट प्राइस। और जब आप प्राइस के साथ चेंजेस देखते हो तो अदर फैक्टर को क्या मानते हो? कांस्टेंट। इसीलिए बन गया अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। मतलब डेफिनेशन बन गई, फिर से बोल रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि अदर फैक्टर चेंज नहीं होता जब प्राइस चेंज होती। तो यही बन गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला या उसकी डेफिनेशन या उसका एक्सप्लेनेशन। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स मेथड का डेरिवेशन। अब डेरिवेशन कुछ नहीं है, इतना सीख गए हो, डेरिवेशन भी देख लो, फिर खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ बताना बचेगा वीडियो नंबर 2 में, वो रहेगा क्या? डिग्रीज, मतलब टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस मेरा बताना जो है वो बचेगा। अब इधर देखो, ये फॉर्मूला क्या था प्राइस इलास्टिसिटी का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस साइन लगा दिए, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब क्या मैं परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड की जगह पे ये लिख सकता हूँ? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। तो मैं परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड की जगह ये लिख रहा हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। माइनस साइन सिंबल का रहने देता हूँ। क्या ये परसेंटेज चेंज की जगह ये लिख सकता हूँ? सबको समझ आया? ये देखो लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से क्या मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह ये लिख सकता हूँ, चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। भाई देखो, ये देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया क्या? चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ये देखो, ये 100 है, ये 100 है, कैंसिल है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ये जब ऊपर जाएगा टर्म तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस साइन फॉर्मूले का रहने दिया और चेंज इन क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू, ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, P0 ऊपर चला जाएगा और चेंज इन प्राइस। अब मैं अगर बोलूं A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। A इंटू बी करो या B इंटू ए करो, बात तो एक ही होती है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, चेंज इन प्राइस को यहाँ लिख देता हूँ और चेंज इन क्वांटिटी को यहाँ लिख देता हूँ? तुम पूछोगे ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं बोलूँगा बेटा अभी देखो, फिर समझाता हूँ क्यों करना चाहता हूँ। अब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो गया वो? चेंज इन प्राइस इनटू P0 अपॉन Q0। ये बन गया क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला। किस मेथड का? फ्लक्स मेथड। ये F लिखा हूं बेटा मैं, फ्लक्स मेथड। और यही है डेरिवेशन। कहां से? इस फॉर्मूले से ये आ गया क्या? फ्लक्स मेथड का डेरिवेशन। और ये वाले क्वेश्चन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाले से फॉर्मूले से और ये वाले फॉर्मूले से। और ये दोनों ही किस मेथड का फॉर्मूला है? फ्लक्स मेथड का, जिसको परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। कल सिर्फ 2 काम बचेगा, एक न्यूमेरिकल देखना, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो आज आप भी कर सकते हो, होमवर्क है पहला काम। दूसरा काम हम इसके डिग्रीज देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है, भाई 5 नाम लिया था ना, वो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे और ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। भारत माता की जय।